Hey everybody, a very good morning, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 9th of अगस्त के SSC CHSL के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस जो कि 9th अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का है, दैट टू विद 100% एक्यूरेट आंसर्स। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और पूछे गए थे 9th ऑफ अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। और उससे पहले आप सभी लोगों में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसएससी सीएचएसएल के पेपर के डेली एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अपकमिंग एग्जाम एसएससी एमटीएस 2023 आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, बिकॉज हम उसकी प्रेपरेशन के लिए, आपकी प्रेपरेशन के लिए एसएससी एमटीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स लेकर आने वाले हैं सुपर सून। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, रमेश बैस 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे। तो गाइस बात की जाए रमेश बैस की, तो वो वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे। और 13 फरवरी से रिलेटेड हम आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो ध्यान में रखिएगा कि जो 13 फरवरी 2023 को टोटल 12 राज्यों के राज्यपालों का तबादला तबादला यानी कि ट्रांसफर किया गया है। तो वो 12 स्टेट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, उनके राज्यपालों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए। अब गाइस हम आपको भारतीय राज्यों के वर्तमान में जो अभी राज्यपाल हैं उनकी सूची प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पहले हम राज्य के नाम लेंगे, फिर राज्यपाल के नाम और उन्होंने पद ग्रहण कब किया था। तो जिसमें सबसे पहले ऑन टॉप हम अरुणाचल प्रदेश की बात करने वाले हैं, जिसका सबसे ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जो हैं वो राज्यपाल बने हैं और उन्होंने फरवरी 2023 को ये पद ग्रहण किया है। अगला असम की बात की जाए तो गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं और उन्होंने भी फरवरी 2023 में ये पद ग्रहण किया है। आंध्र प्रदेश न्यायमूर्ति सेनानी व्रत एस अब्दुल नजीर जी वहाँ के राज्यपाल हैं और उन्होंने भी फरवरी 2023 में ही पद ग्रहण करा है। तो गाइस ये जो तीन अभी तक हमने देखा, ये तीन ही रिसेंटली चेंज्ड राज्यपाल हैं, तो इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे पूर्व राज्यपालों के नाम भी पूछ लिए जाएं, तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई 2019 को इन्होंने पद ग्रहण किया। उत्तराखंड गुरमीत सिंह 10 सितंबर 2021 पद ग्रहण किया। ओडिशा प्रोफेसर गणेश लाल और 29 मई 2018 इन्होंने पद ग्रहण किया। कर्नाटक धावर चंद गहलोत और 6 जुलाई 2021 को इन्होंने पद ग्रहण किया। केरल आरिफ मोहम्मद खान और 1 सितंबर 2019। गुजरात आचार्य देवव्रत और 15 जुलाई 2019 को उन्होंने पद ग्रहण किया। गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई और 6 जुलाई 2021 को उन्होंने पद ग्रहण किया। अगला है छत्तीसगढ़ बिस्वा भूषण हरिचंदन और फरवरी 2023 में उन्होंने पद ग्रहण किया। झारखंड सीपी राधाकृष्णन और फरवरी 2023 में उन्होंने पद ग्रहण किया। तो गाइज ये जो रीसेंट वाले हैं, जैसे कि फरवरी वाले हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, ये गाइज अभी हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं क्योंकि ये रेपिटेडली पूछे जा रहे हैं। अगला है तमिलनाडु आर एन रवि 10 सितंबर 2021। तेलंगाना डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन 1 सितंबर 2019। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य 6 जुलाई 2021। नागालैंड ला गणेशन फरवरी 2023।
पंजाब बनारी लाल पुरोहित 10 सितंबर 2021। पश्चिम बंगाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस 17 नवंबर 2022। बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर फरवरी 2023। तो 5 हमने पहले देखे, 6th आपका ये हो गया, 7th ये रहा, 8th यहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला है मणिपुर सुश्री अनुसुईया उइके फरवरी 2023। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल। गाइज यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, जिन्होंने 6 जुलाई 2021 को पद ग्रहण करा है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे CHSL के प्रीवियसली अभी रिसेंटली देखने को मिला है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। महाराष्ट्र रमेश बैस, जो कि आज ही पूछा गया, 9 अगस्त के पेपर में पूछा गया, फरवरी 2023। मिजोरम हरिबाबू कंभमपति 6 जुलाई 2021। मेघालय फागू चौहान फरवरी 2023। राजस्थान कलराज मिश्र 1 सितंबर 2019। तो गाइस अब तक हमने 5 टोटल नाम ऐसे देख लिए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे देख लिए जिनका फरवरी में ही हुआ है। तो आपका नागालैंड का हो गया, बिहार का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, मेघालय का हो गया। अगला है सिक्किम, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य फरवरी 2023। हरियाणा बंडारू दंतोदय 6 जुलाई 2021। हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल, ये भी फरवरी 2023। तो गाइज ये जो टोटल 11-12 राज्यों के जिनके फरवरी में चेंज हुए हैं, टोटल 12 राज्यों के जिनके फरवरी में चेंज हुए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं क्योंकि इनके बारे में पूछा जा रहा है। अब हम आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के जो वर्तमान में प्रशासक हैं और उपराज्यपालों की सूची आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश, फिर हम नाम लेंगे और पद ग्रहण। जम्मू और कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 6 अगस्त 2020। लद्दाख उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री बी.डी. मिश्रा। तो श्री बी.डी. मिश्रा जो हमारे लद्दाख के हैं सेनानी व्रत, ये फरवरी 2023 में ही अभी रिसेंटली बदले गए हैं, पुराने को बदलकर बी.डी. मिश्रा जी आए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी 9 अक्टूबर 2017। अगला है चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित 10 सितंबर 2021। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की बात की जाए तो वहाँ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बने थे 29 अगस्त 2016 को। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना 23 मई 2022। पुदुचेरी उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिली साई सुंदरराजन अतिरिक्त कार्यभार। और उसके बाद लक्षद्वीप के प्रशासक अभी कोई नहीं बदले गए हैं। और गाइस बस वही था उपराष्ट्रपति के बारे में। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो था 77th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 77th गाइज आदित्य मित्तल बने हैं, महाराष्ट्र से बने हैं। और प्रथम ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो विश्वनाथन आनंद हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और 1988 में उन्होंने प्रथम ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल करी थी। अब हम आपको पूरे ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे कि कौन सा शतरंज का खिलाड़ी कब ग्रैंड मास्टर बना था, किस साल में बना था और कौन सी पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। तो गाइस सबसे पहले लिस्ट में हमारे पास आते हैं 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि वोपाला प्रानीत बने थे, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 81st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो कि सयंतन दास बने थे, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। थर्डली 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो कि विघ्नेश NR बने थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला है 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया प्रनीश M, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है कौस्तुभ चैटर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं।
अगले 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जिनका रिसेंटली अभी 9 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो है आदित्य मित्तल, और वो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला है 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो है प्रणव आनंद, बेंगलुरु कर्नाटका से ये संबंधित हैं। अगला है 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि है वी प्रणव, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि है राहुल श्रीवास्तव पी, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि है भरत सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला है आपका 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि मित्रभा गुहा, और ये भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है 71st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जो कि संकल्प गुप्ता जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला है 70th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है आर राजा ऋत्विक, जिनके बारे में भी रिपीटेडली पूछा जा चुका है, प्रीवियसली हमने क्वेश्चंस पेपर में देखा था, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये थी कंप्लीट ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट, जिसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर टू द 83rd ग्रैंड मास्टर। इंडिया के अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर्स बने हैं, कब बने हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो गाइज टू ऐड वन मोर थिंग, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया को अपना 83rd ग्रैंड मास्टर भी मिल गया है रिसेंटली, जिसका नाम है आदित्य सामंत। तो गाइज ये भी एक हॉट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आदित्य सामंत कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्रियन प्लेयर हैं। एंड ही हैज अर्नड हिज फर्स्ट नॉर्म टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर एट द आबू धाबी। अगर पूछा जाता है कहाँ पर, तो आबू धाबी मास्टर्स उन्होंने प्ले किया था, वहां पे उन्होंने ये उपलब्धि जीती थी। And so he became India's 83rd Grandmaster after earning his third Grandmaster norm at the Master Tournament, that is MTO, in the BL International Chess Festival. तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो था संगीत क्षेत्र से बारे में, संगीत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और इस पुरस्कार की स्थापना 1952 से लेकर 1953 में हो गई थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि संगीत क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वो 1952-1953 से शुरू कर दिया था, और उसी के बाद से ये पुरस्कार दिया जाने लगा था। एंड गाइज एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आप चेस ग्रैंड मास्टर्स का वीडियो अलग से देखना चाहते हैं, तो इट इज प्रोवाइडेड ऑन आवर चैनल। आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में आपको चेस ग्रैंड मास्टर्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ से हैं, कहाँ पर उन्होंने गेम खेला था, कौन से ईयर में खेला था, और किसको डिफीट करके उन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल करी थी। ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड in that particular video, so you please go and check that out also. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो था किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 49, दैट इज 49। तो डीपीएसपी के अन्य कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम आपको बताने वाले हैं, जो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 44 की बात की जाए, तो समान नागरिक संहिता इसमें इंक्लूडेड है, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 45 की बात की जाए, तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आपका आर्टिकल 48, यानी कि अनुच्छेद 48, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने से संबंधित है। अगला है आपका अनुच्छेद 42, जिसमें मानवीय कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य काम की उचित और अमानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान इसमें दिया गया है।
ओके गाइस, सो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि रहे थे? तो गाइज आपको बता दें कि भारत का जो इस साल मनाया गया गणतंत्र दिवस था, यानी कि 2023 में जो भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया था, वो 74वां गणतंत्र दिवस था। और इस साल मिस्र के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हमारे मुख्य अतिथि थे, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो इस नाम को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब्देल फतेह अल सीसी जो थे, ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो बात की जाए गाइज गणतंत्र दिवस पर अब तक कौन कौन हमारे यानी कि भारत के मेहमान रह चुके हैं, उन पर्टिकुलर देशों के नाम और उन देश के राष्ट्रपति यानी या फिर प्रधानमंत्रियों के नाम अब हम आपको अगली लिस्ट में बताने वाले हैं। सो गाइज पहले हम साल बताएंगे, यानी कि किस वर्ष में कौन से अतिथि आए थे, फिर हम अतिथियों के नाम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 1950 में सेलिब्रेट हुआ था। तो ये जो गाइज पहला और आखिरी होता है, ये तो इम्पोर्टेंट होता है, ये आप जानते हैं। तो 1950 वाला भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो 1950 में जो हमारा गणतंत्र दिवस से सेलिब्रेट किया था, उसमें आए थे राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। फिर 1951 में राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नेपाल से आए थे। 1952 में कोई आमंत्रण नहीं था। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी पता है क्वेश्चन बन के आता है कि किस साल किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया गया था या कोई नहीं आया था। तो इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस दो अब तक हमने देखा, 1952 का और 1953 का, जिसमें कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला 1954 जिग्मे दोरुजी वांगचुक, जो कि भूटान के हैं। 1955 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो आप ये देखिए, पाकिस्तान से भी भारत ने अतिथि के रूप में लोगों को बुला रखा है। तो ये काफी प्राउड मोमेंट रहा होगा और काफी गर्व की बात है कि भारत एक ऐसा कदम उठाता है कि वो पाकिस्तान से फ्रेंडली बिहेव करता है। नेक्स्ट 1956 का देखा जाए तो राजकोष के कुलपति आर ए बटलर यूनाइटेड किंगडम से आए थे। मुख्य न्यायाधीश कोटारो तनाका भी आए थे, जो कि जापान के हैं। 1957 की बात की जाए तो रक्षा मंत्री जॉर्ज याजुकोव, जो कि सोवियत संघ के हैं। 1958 में मार्शल ये जियानिंग, जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। फिर है 1959 यानी कि 1959, एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप बुलाए गए थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। 1960 की बात की जाए तो 1960 में अध्यक्ष क्लीमेंट वोरोशिलोव, जो कि सोवियत संघ के हैं। अगला लिस्ट में नाम आता है 1961 में बुलाए गए अतिथि की, जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। 1962 में प्रधानमंत्री विगो कंपमन, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। फिर आपके 1963 में बुलाए गए थे राजा नोरोडोम सिहानोक, जो कि कंबोडिया से हैं। 1964 में रक्षा स्टाफ के चीफ लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को बुलाया गया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम से, सॉरी। नेक्स्ट आपका 1965 में खाद्य और कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद को बुलाया गया था, जो कि पाकिस्तान से हैं। 1966 की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। तो गाइस अब तक 3 ऐसे साल हो गए हैं जब कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है 1967, राजा मोहम्मद जहीर शाह, जो कि अफगानिस्तान से हैं। 1968 अध्यक्ष अलेक्सी कोसिगिन, जो कि सोवियत संघ से हैं। और इस साल राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोस टिटो, ये जो कि यूगोस्लाविया के हैं, वो भी आए थे। अगला है 1969, प्रधानमंत्री टोडोर जिकोव, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। अगला है 1970, जिसमें किंग बोदोइन आए थे, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज 1971 का गणतंत्र दिवस, जिसमें राष्ट्रपति जूलियस नियरे, जो कि तंजानिया से बिलोंग करते हैं, वो आए थे। 1972 प्रधानमंत्री सी ई वोसगुर राम गुलाम, जो कि मॉरिशस से बिलोंग करते हैं।
अगला 1973 राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको जो कि ज़ेरे से बिलोंग करते हैं। 1974 राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि युगोस्लाविया से बिलोंग करते हैं, और इस साल प्रधानमंत्री सिरिमावो बंदार नायक भी आए थे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। अगला 1975 की बात की जाए तो राष्ट्रपति केनेथ कोंडा जो कि जाम्बिया से बिलोंग करते हैं। 1976 प्रधानमंत्री जॉक शिराक जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 1977 आपके प्रथम सचिव एडवर्ड गिरेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। 1978 राष्ट्रपति पैट्रिक हिलेरी आए थे जो कि आयरलैंड के थे। 1979 में आपके प्रधानमंत्री मेलकम फ्रेजर आए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। 1980 में राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कर्ड डी एस्टाइंग आए थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगला जो अतिथि थे वो थे 1981 में राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिलो जो कि मैक्सिको के हैं। 1982 में किंग जुआन कार्लोस आई जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला लिस्ट में देखा जाए तो 1983 में राष्ट्रपति शेहू शागरी नाइजीरिया से, 1984 में किंग जिग्मे सिंगिए वांगचुक भूटान से, 1985 में राष्ट्रपति राउल अल्फोंसस अर्जेंटीना से, 1986 में प्रधानमंत्री एंड्रियास पेम्पाड्रेओ ग्रीस से, 1987 में राष्ट्रपति एलन गार्सिया पेरू से, 1988 में राष्ट्रपति जेन आरण जयवर्धने श्रीलंका से, 1989 में जनरल सचिव गुएन वान लीन वियतनाम से, 1990 में प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जुगनथ मॉरिशस से, 1991 में राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयून मालदीव से, 1992 में राष्ट्रपति मारियो सुरेस पुर्तगाल से, 1993 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर यूनाइटेड किंगडम से, 94 में प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग सिंगापुर से, 1995 में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला आए थे जो कि साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज गाइस 96, तो उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो आए थे जो कि ब्राजील से। 1997 प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। 1998 में राष्ट्रपति जैक शिराक फ्रांस से। 99 में राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नेपाल से। 2000 में राष्ट्रपति ओलेइजगुन ओम्बासाजो नाइजीरिया से। 2001 में राष्ट्रपति आपके अब्देल जीज बुटीफिला देखे आए थे जो कि अल्जीरिया से हैं। 2002 में राष्ट्रपति कसम उत्तेम मॉरिशस से। 2003 में राष्ट्रपति मोहम्मद खटामी ईरान से। 2004 में राष्ट्रपति लुइस लियानसियो लूला द सिल्वा ब्राजील से। और गाइज इसी तरह से ये नाम भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और देख लीजिएगा 2005 का, 6 का, 7 का, 8 का। यहाँ पर भी 9th में आपको कजाकिस्तान से, 10 में दक्षिण कोरिया से, 11 में इंडोनेशिया, 12 थाईलैंड, 13 भूटान, 14 जापान, 15 संयुक्त राज्य अमेरिका, 16 फ्रांस और 17 में आपका संयुक्त अरब इमारात से आपके हमारे भारत में ये अतिथि आए थे, और इनके नाम भी प्लीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे देखते हैं। अगला गाइस 2019 की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा आए थे, और गाइस 20 में आपके ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। उसके बाद गाइस 21 में और 22 में ये दो इम्पोर्टेंट हैं और ये भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किन 2 वर्षों में किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया गया था, कोई भी अतिथि शामिल नहीं हुए थे। तो अगर वजह पूछी जाती है तो गाइस कोरोना की वजह से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं शामिल हुए थे, और साल पूछे जाते हैं तो वो 21 और 22 ये दोनों साल हैं, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 23 की बात की जाए तो 23 में अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मुख्य अतिथि रहे हैं। तो गाइज ये थे कुछ उन अतिथियों के नाम जो कि हर गणतंत्र दिवस पे भारत में बुलाए गए हैं और अतिथि के रूप में आए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आपसे पूछा गया था वो था जायद फसल के बारे में कि जायद फसल कब बोई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च अप्रैल के महीने में जायद फसल बोई जाती है।
अक्सर गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म कर लिया जाता है कि रबी और राइफल के मध्य में बोई जानी फसल कौन सी होती है, या फिर राइफल से पहले कौन सी बोई जाती है, रबी के बाद कौन सी बोई जाती है। तो इस तरह से भी गाइस क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है अक्सर, तो आपको उस तरह से भी पता होना चाहिए। तो अगर अब हम जायद फल की बात करें, तो जायद फल जो होती है वो रबी फल और राइफल सॉरी रबी फसल और राइफल फसल के मध्य में बोई जाने वाली फसल कहलाती है, वो होती है आपकी जायद फसल। इन जीवों में प्रमुख रूप से अगर आपसे पूछा जाता है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन सी ऐसी होती हैं जिन्हें जायद फसल के नाम से जाना जाता है, तो टड़ा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, बड़ी, अरबी, यह सब शामिल होते हैं जायद फसल में। उसके बाद अगर बात करें रबी फसल की, तो गाइस जो रबी फसल होती है उसको अक्टूबर और नवंबर महीने में बोया जाता है और अप्रैल महीने के आसपास इसको काट दिया जाता है। अगला अगर हम बात करें राइफल फसल के बारे में, तो उसको जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में इसे काटा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आईसीसी विमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रेणुका सिंह। और अगर आपसे पुरुषों की कैटेगरी में पूछ लिया जाता है, तो गाइस पुरुष कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जिनका नाम है मार्को जॉनसन, इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में जान लेते हैं, मार्को जॉनसन को मिला था। उसके बाद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को 2022 का मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो गाइज ये दो इंपॉर्टेंट नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अलॉन्ग विद रेणुका सिंह, शी वाज गिवन द emerging women player 2022 award। अगला क्वेश्चन गाइस, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि 2011 की जो जनगणना है, 2001 से लेके 11 की जो जनगणना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीट हो रही है गाइस, हर पेपर में देखने को मिल रहा है इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल। तो आप अच्छे से रट लेना, 2001 से लेके 2011 का जो जनगणना हमारा रहा है भारत का, उसका एक एक फैक्टर, चाहे वो साक्षरता दर हो, मृत्यु दर हो, लिटरेसी रेट हो गया आपका, सेक्स रेशो हो गया आपका, जो भी रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर से गाइस क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो हर पेपर में इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर की, तो वो रही थी आपकी 7.2 प्रति 1000। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी रही थी 2011 की जनगणना में। तो गाइज हर 1000 बच्चे पे जो 44 बच्चे थे उनकी मौत हो रही थी, उनको मृत्यु हो रही थी। तो जो मृत्यु दर हो गई आपकी वो 1000/44 हो गई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि पूछा गया था वो था, हु वन द 2023 फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका करेक्ट आंसर है आपका जीएम डिंगलेरन, जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आपसे पूछा गया था वो था, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा प्रतियोगिता खेली गई थी? तो जो ओलंपिक प्रतियोगिता खेली गई थी उस साल वो थी आर्चरी इवेंट, और इसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने जीते थे, जिसमें 2 तो सिल्वर थे और 4 कांस्य पदक थे। उसके बाद बात की जाए 2012 ओलंपिक खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत तीरंदाजी यानी कि आर्चरी इवेंट कौन सा खेला गया था? तो आर्चरी इवेंट खेला गया था, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला गाइस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, नील्स बोर ने परमाणु के मॉडल कब दिया था? तो जो नील्स बोर ने, पहला तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, किसने दिया था? नील्स बोर ने। कब दिया था? 1913 में। क्या दिया था? परमाणु का मॉडल। तो 1913 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ अलग महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में हम जान लेते हैं, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो डॉल्टन ने जो परमाणु की खोज की थी वो आपकी 1803 में की थी। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। कोशिका, गाइस कोशिका से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था,
और उसमें अगर आपसे जीवित कोशिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1674 में किया था। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने आपके डायनामाइट की खोज की थी और कब की थी? 25 नवंबर 1867 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आपसे पूछा गया था वो था राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है गाइस एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको क्या उसमें से निकालना होगा? वो होगा आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गाइज नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, नाबार्ड से रिलेटेड थे वो, और उसमें से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट देखने थे, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू चूज द करेक्ट वंस। तो यहाँ मैं आपको चारों स्टेटमेंट बता रही हूँ और कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो भी आपको बताऊंगी। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट था वो था नाबार्ड एक वित्तीय संस्थान है जो ग्रामीण बैंक पर केंद्रित है। तो गाइज ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड यस इट इज ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 2015 को की गई है। तो गाइज ये एक आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सही में नाबार्ड की स्थापना देखी जाए तो वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो स्टेटमेंट था वो था नाबार्ड ने एनएचजी को डिजिटल बनाने की पहल शुरू करी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है नाबार्ड ने देश में सभी एनएचजी स्वयं सहायता समूह एनएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के लिए एक परियोजना शुरू करी थी, और उस परियोजना का नाम भी पूछा जा सकता है गाइस, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यस नाबार्ड ने देश में सभी एनएचजी के लिए एक परियोजना जिसका नाम है ई शक्ति वो परियोजना शुरू की थी। तो ये आपका करेक्ट है। तो गाइज ये सारे आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाए। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे सारे वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे अभी रिसेंटली 9th ऑफ अगस्त के एग्जामिनेशन में, जिसके फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमने कोशिश किया आपको 100% एक्यूरेट आंसर्स के साथ अच्छे से पूरी एनालिसिस प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आपको पता चल जाए किस हद तक आपका क्वेश्चन पेपर सही करके आए हैं आप। तो गाइज इसी तरह की डेली एनालिसिस देखने के लिए फॉलो करते रहिए इन्फो आइलैंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आगे देने वाले हैं, एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल सीजीएल इनके क्वेश्चंस गाइज एमटीएस में रिपीट होने की 100% चांसेस हैं, और डेफिनेटली हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको एमटीएस की प्रिपरेशन बूस्ट अप कराएंगे। So that's it. Thank you so much and all the best to all the candidates.